चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। देखिए, वैसे तो इस लेक्चर का नाम मैंने बैंकिंग क्षेत्र भाग 3 रखना था, पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के बारे में ही बात करेंगे। और क्योंकि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां बैंकिंग प्रणाली से थोड़ी भिन्न है, इसीलिए मैंने लेक्चर का नाम यही रख दिया, क्योंकि आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो विषय सूची पे अगर हम जाएं तो हम ये चीजें कर चुके हैं, है ना। आज हमारा ध्यान हम केंद्रित करेंगे इस पे, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, और इसे हम छाया बैंकिंग प्रणाली भी कहते हैं। जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं उन्हें हम छाया बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी विषय पे या इस उप विषय पे केंद्रित होगा। तो बिना किसी देरी के, ये जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर वापस से रुक करते हैं वित्तीय मध्यस्थता की अवधारणा पे। याद है मैंने आपको बताया था कि कैसे बैंक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। मैंने पूरी वित्तीय मध्यस्थता की प्रणाली आपको समझाई थी कि दरअसल बैंक क्या करते हैं, लोगों के पास जो शेष धन है वह लेते हैं, उस पे कुछ ब्याज देते हैं और उसी पैसे को उठा के आगे ऋण के रूप में दे देते हैं जिन लोगों के पास पैसे का अभाव है। पर हां, बैंक इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस ब्याज पे वह आगे ऋण दे रहे हैं वह जितना पैसा उन्होंने लिया है उससे ज्यादा हो, उसके ब्याज से ज्यादा हो। आपको यह भी याद होगा कि जो ये पैसा बैंक लेते हैं जिस पे 4% का ब्याज देते हैं, 4% का ब्याज कहलाता है धन की लागत। याद है ना। और इसी प्रकार बैंक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, क्योंकि शेष धन वह पहुंचाते हैं जहां धन का अभाव है, और इसी से आपके देश की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ती है। मैंने सारा बताया था आपको पहले लेक्चर में ही, बैंकिंग क्षेत्र के पहले लेक्चर में। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो बैंक होता है या कोई भी वित्तीय मध्यस्थ होता है, वो जहां से पैसे लेता है वह बन जाती हैं उसकी देयताएं, है ना। और जिन्हें वह आगे पैसे देता है वह बन जाती हैं उसकी आस्तियां। ठीक है, तो यही सब कुछ करा था हमने मोटे मोटे तौर पे वित्तीय मध्यस्थता की अवधारणा में। अब आपको पता है, आपके देश में या किसी भी देश में सिर्फ बैंक ही वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम नहीं करते। ऐसी अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जो वित्तीय मध्यस्थ के रूप में ही काम करती हैं। हां, वह बैंकिंग प्रणाली से थोड़ी भिन्न है, वह बैंक से थोड़ी भिन्न होती हैं। जैसे बैंक काम करते हैं वह बिल्कुल वैसे काम नहीं करती हैं, परंतु बैंक का जो वित्तीय मध्यस्थता का कार्य है यह वो कार्य करती हैं। और इन कंपनियों को हम कहते हैं गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम NBFC भी कह देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों से पैसा लेती हैं कम ब्याज पे और उसे आगे ज्यादा ब्याज पे आगे दे देती हैं जहां धन का अभाव है। बस ये बैंकों से भिन्न है। अब कैसे भिन्न है वो मैं आपको बताऊंगा, पर यह आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ बैंक ही वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम नहीं करते। अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जो बैंक नहीं है पर वित्तीय मध्यस्थ जरूर है, इसीलिए उन्हें हम गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां बिल्कुल वित्तीय मध्यस्थता का कार्य कर रही हैं, पर ये बैंक से अलग कैसे हैं उस पे नजर डालते हैं। ठीक है, देखो, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां पैसा ले रही हैं, आगे पैसा दे रही हैं, स्प्रेड कमा रही हैं, पैसा कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, पर ये बैंकों से कैसे अलग है। बैंकों में और NBFCs में, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों में 3 मुख्य अंतर हैं, यह आपने याद रखना है। और वह 3 मुख्य अंतर कौन से हैं, ये रहे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं ये मांग जमा स्वीकार नहीं करती। आपको पता है, बैंक जिन लोगों के पास शेष धन है उन्हें
जमा सुविधा प्रदान करता है कि वह बैंक के पास पैसा जमा कर दें। अब जो जमा सुविधा होती है वह भी दो प्रकार की होती है। एक तो मांग जमा सुविधा होती है ना, हमने करा था कि जो जमा सुविधा है या तो वह मांग जमा सुविधा होगी, यानी कि जो लोग जमा खातों में, मांग जमा खातों में पैसा जमा करवाएंगे वो कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, है ना। और एक जमा सुविधा मैंने आपको बताई थी, सविधि जमा सुविधा। इसमें क्या होता है, आप बैंक के पास पैसा तो जमा करते हो, पर ऐसा नहीं है, आपके पास यह स्वतंत्रता नहीं है कि आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। जैसे कि एफडी हो गई, एफडी को ही हम सविधि जमा खाता कहते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। देखो सविधि जो जमा होती है उसमें क्या होता है, पैसा जमा कर देते हो। अगर आपने 1 साल की जमा करवाई है सविधि जमा, या 2 साल की सविधि जमा करवाई है, एफडी करवाई है, तो 2 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हो। 2 सालों तक आपका पैसा वहीं पड़ा रहेगा। तो अपनी मांग के आधार पर आप कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते यदि आपने जमा खाता खुलवाया है, सविधि जमा खाता। पर यदि आपने मांग जमा खाता खुलवाया, उसमें कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो, बैंक शाखा में जाके निकाल सकते हो, है ना। तो बैंक ये जो जमा सुविधा है ये दोनों प्रकार की आपको देता है, पर जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं वह सिर्फ ये सुविधा प्रदान करती हैं, मांग जमा खाते की सुविधा नहीं प्रदान करती। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि यदि आप किसी एनबीएफसी में, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी में पैसा जमा करवा रहे हो तो उसे कभी भी आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए एक बकाया अवधि होती है, उस अवधि के बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है, देखिए बैंक जो होते हैं ना, वह भुगतान और निपटान प्रणाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि बैंक में आपने पैसा जमा करवाया हुआ है तो उस पैसे से किसी को आगे आप पेमेंट कर सकते हो, किसी के जमा खाते में धन जमा करवा सकते हो अपने जमा खाते से पैसा निकाल के, है ना। तो भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए बैंकों का उपयोग किया जाता है, और ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, कि बैंकों के 3 मुख्य कार्य हैं। पहला तो है देश में जितनी भी बचत है उसका जुटाव करना। दूसरा मुख्य कार्य, जितनी भी बचत आपके पास आई है उसे निवेश में परिवर्तित करना। और तीसरा, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का संचालन करना। बैंक बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं भुगतान एवं निपटान प्रणाली का। आज आप गूगल पे, पेटीएम भी करते हो तो उसमें क्या होता है, एक बैंक जमा खाते से दूसरे बैंक जमा खाते में आप पैसा जमा करवाते हो, है ना। तो बैंकों का भागीदारी है इसमें। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, चेक के थ्रू दे रहे हो, चेक के द्वारा दे रहे हो, तो उसमें भी बैंक की भागीदारी है, क्योंकि चेक भी बैंक निकालते हैं, है ना। आपके पास मोबाइल ऐप है जिसमें आप अपने अकाउंट से किसी और के जमा खाते में पैसा जमा कर रहे हो, उसमें भी बैंक की भागीदारी है। तो बिना बैंकों के ये जितनी भी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, ये हो नहीं सकती, क्योंकि बैंक्स, जितने भी बैंक हैं, सभी हिस्सा है भुगतान और निपटान प्रणाली का। पर गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा ही नहीं है। यानी कि अगर आपने किसी एनबीएफसी को पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, और वो एनबीएफसी के पास पड़े हुए हैं, मान लीजिए आपने सविधि खाता खुलवा दिया एनबीएफसी के पास, ठीक है, मियादी खाता खुलवा दिया, और 2 साल बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। तो वो जो पैसा है 2 साल तक जो पड़ा है, उस पैसे का उपयोग करके आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, भुगतान नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां भुगतान और निपटान प्रणाली से बाहर है, ठीक है। तो ये 2 मुख्य अंतर हमने कर लिए। वैसे वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बिल्कुल ही समान कार्य होगा इनका, बिल्कुल ही वैसे ही करेंगे ये काम। ये भी वित्तीय मध्यस्थ हैं और बैंक भी वित्तीय मध्यस्थ हैं, पर यह दोनों मुख्य अंतर हैं। यहां मांग जमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली का भाग नहीं है, ठीक है। और तीसरा मुख्य अंतर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो भी पैसा आप बैंक में जमा करवाते हो ना, चाहे वो मांग खाते में जमा करवा रहे हो या सविधि खाते में जमा करा रहे हो, यदि जिस बैंक में आपने पैसा जमा करवाया हुआ है उसका दिवालिया निकल जाता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है, उसका दिवालिया निकल गया, इसका अर्थ क्या है
कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने जमाकर्ताओं को पैसे दे सके। यानी कि जिन जिन लोगों ने इस बैंक में पैसे जमा करवाए हुए थे उनका पैसा डूब गया। ठीक है, उनका पैसा डूब गया, बैंक गया तो आपका पैसा भी गया। ठीक है, पर भारत सरकार ने आपको एक सुविधा प्रदान की है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े बैंकिंग प्रणाली में और लोग डरे ना बैंक में पैसा जमा करवाते वक्त। क्योंकि लोगों को यह डर तो होगा ना कि यदि बैंक बंद हो गया तो हमारा पैसा भी गया, है ना। तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ताकि वह निर्भय होकर बैंक में पैसा जमा करे, जितने भी जमा खाते हैं बैंकों के पास, भारत में तमाम जितने भी बैंक हैं उसमें जितने भी जमा खाते हैं उन सबका बीमा हुआ है, इंश्योरेंस हुआ है उनका। ठीक है, अब बीमा का मतलब क्या है कि यदि बैंक का दिवालिया हो जाता है और जितने भी जमा करता है उनका पैसा साथ ही डूब जाता है, तो कुछ उनका पैसा, कुछ उनकी निधि का बीमा हो रखा है, तो वो उन्हें वापस मिल जाएगी चाहे बैंक का दिवालिया निकल जाए। ठीक है, अब ये बीमा राशि कितनी है कि यदि बैंक का दिवालिया निकलता है तो कितने तक आपका पैसा वापस आ सकता है। तो याद रखना 5 लाख रुपए तक का आपका बीमा हो रखा है। 5 लाख रुपए। तो यदि आपने किसी बैंक में 2 लाख रुपए जमा करवाए और उस बैंक का दिवालिया निकल जाता है तो आपको 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। यदि आपने 7 लाख रुपए जमा करवाए हुए हैं किसी बैंक में और बैंक का दिवालिया निकल जाता है तो 7 में से 5 लाख तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जमाकर्ता के लिए यह बीमा सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक जमाकर्ता का जो जमा राशि है उसका बीमा हुआ है 5 लाख रुपए तक। अच्छा, ये जो सुविधा है ये कौन प्रदान करता है? देखो, बैंक का तो दिवालिया निकल गया, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे होते तो वो दे देता ना। तो ये जो बीमा कंपनी होगी जो आपको पैसा देगी जब बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, उस कंपनी का नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जमा बीमा ऋण गारंटी उद्योग। ठीक है, DICG से कहते हैं और DICGC ही प्रत्येक जमा खाते को बीमा प्रदान करता है। ठीक है, यह सुविधा बैंकों के लिए ही उपलब्ध है। पर यदि आपने पैसा जमा करवा रखा है गैर बैंकिंग वित्त कंपनी में तो DICGC की जो आपको बीमा सुविधा मिलती है वो यहां उपलब्ध नहीं है। यानी कि यदि कोई NBFC का दिवालिया निकलता है तो आपका भी दिवालिया निकल जाता है, जितना पैसा आपने इनको दिया हुआ था वह सब गया। ठीक है, ये 3 मुख्य अंतर हैं बैंकों के बीच और NBFC गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के बीच। इन्हें याद रखना। पहला है, ये मांग जमा स्वीकार नहीं करते, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। DICGC द्वारा जमा बीमा सुविधा इधर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि ये गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं क्या, करती क्या हैं। ये जो बैंक करते हैं वही ये करती हैं। बस बैंक जो 3 चीजें और करते हैं, ठीक है, जैसे जमा सुविधा, भुगतान निपटान प्रणाली, DICGC, वो ये नहीं करती। बाकी बैंक जो कुछ भी कर सकते हैं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां वह सब कुछ करती हैं। वैसे तो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हो या बैंक हो, सबका एक ही महत्वपूर्ण कार्य है और वो है वित्तीय मध्यस्थता की सेवा प्रदान करना। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मैंने जब वो आपको उदाहरण दिया था कि जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी और बढ़ी, फिर जब बैंकों का आविष्कार हुआ तो अर्थव्यवस्था आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था बन गई। क्यों? क्योंकि बैंक वित्तीय मध्यस्थता की सेवा प्रदान करते हैं और बैंकों के साथ साथ यह कंपनियां भी वित्तीय मध्यस्थता की सेवा प्रदान करते हैं। तो जहां तक वित्तीय मध्यस्थता की बात है, दोनों लगभग सामान्य है। ठीक है, अब ये काम कैसे करती हैं? बहुत सारी प्रकार की, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की NBFC हैं, वास्तव में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की, जिनका एक विशेष कार्यशैली ही है। ठीक है, पर वह सारी भिन्न भिन्न प्रकार की NBFC हैं, वह वित्तीय मध्यस्थता जरूर करती हैं। हां, उनके कार्य में भिन्नता हो सकती है, पर वह वित्तीय मध्यस्थता की सेवा जरूर प्रदान करती हैं। जैसे कुछ NBFC होंगी जो आपसे पैसा ले लेंगी जमा के रूप में, पर याद रखना, मांग जमा नहीं लेंगे। ये जमा के रूप में आपसे पैसा ले लेंगी, मान लीजिए 2 वर्षों तक।
ठीक है, और आपका पैसा किसी को आगे दे देंगी, वह पैसा आगे चला जाएगा। वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं जहां ये पैसा ऋण के रूप में दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एनबीएफसी एक और कार्य कर सकते हैं, एनबीएफसी बैंकों से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, बस बैंक से ये पैसा लेंगे कम ब्याज दर पे और आगे ऋण दे देंगे ज्यादा ब्याज दर पे। तो आपसे पैसा ले सकते हैं, ये किसी अन्य बैंक से पैसा लेके सस्ते ब्याज दर पे आगे महंगे ब्याज दर पे दे देंगे, किसी अन्य और एनबीएफसी से पैसा लेंगे और आगे दे देंगे। बहुत सारी चीजें संभव है, बहुत सारी चीजें संभव है, पर यह सारी चीजों के लिए विशेष विशिष्ट एनबीएफसीज बनी हुई है। ठीक है, कुछ एनबीएफसी सिर्फ बैंकों से सस्ता ऋण लेती हैं और आगे महंगा ऋण दे देती हैं। कुछ एनबीएफसीज लोगों से जमा लेती हैं और आगे ऋण दे देती हैं। कुछ एनबीएफसीज अन्य एनबीएफसीओं से पैसा लेती हैं ऋण के रूप में ही, पर सस्ता ऋण, और आगे दे देती हैं। राइट, हैं तो ये वित्तीय मध्यस्थ ही, पर इनके कार्यशैली भिन्न हो सकती है। पर यह आपको याद रखना है कि बैंकों से ये भिन्न है, और ये भिन्न कैसे हैं? 3 प्रमुख अंतर हैं बैंकों में और एनबीएफसी में, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों में, और ये हमने कर लिए। ठीक है, चलिए एनबीएफसी को थोड़ा और विस्तार से करते हैं। जो परिभाषा आरबीआई की वेबसाइट पे दी हुई है उस पे नजर डालते हैं। ठीक है, तो एनबीएफसी की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं देखो। एक गैर बैंकिंग, ध्यान से पढ़ना जो जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक वित्तीय कंपनी होती है। यानी कि किसी इंसान को यदि एनबीएफसी बनानी है, ठीक है, तो उसे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। जितनी भी एनबीएफसी हैं, वास्तव में जितनी भी एनबीएफसीज हैं भारत में, वह सभी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही पंजीकृत की गई हैं। ठीक है, यह वह कंपनियां हैं जो कंपनी अधिनियम के तहत बनी हैं, जो एक बैंक के भांति कार्य करती हैं, बैंक के भांति कार्य करती हैं। और वह सामान्य कार्य कौन सा है जो ये बैंक के भांति करती हैं? वित्तीय मध्यस्थता का। और मुझे वित्तीय मध्यस्थता को और विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आशा है कि आपको अब समझ ही आ गया है। ठीक है, पिछले 3 लेक्चरों से हम वित्तीय मध्यस्थता को ही समझ रहे हैं। इस वित्तीय कंपनी द्वारा पहले जमाकर्ताओं से एक स्कीम के अंतर्गत पैसा जमा कराया जाता है और कुछ समय पश्चात वह लोगों को तरह तरह के ऋण प्रदान करती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कहां कहां ये निवेश करती हैं। निवेश से मेरा अभिप्राय है कि ये लोगों से या किसी बैंक से या किसी अन्य एनबीएफसी से पैसा तो ले लेंगी, पर इसे देंगी कहां, है ना? कहां कहां दे सकती हैं। और आपको पता है भिन्न भिन्न एनबीएफसी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऋण देती हैं। ठीक है, उनमें अंतर भी इसी प्रकार से निर्धारित होता है कि कुछ एनबीएफसी सिर्फ अवसंरचना के लिए आगे पैसा देती हैं, ऋण देती हैं, तो वो अवसंरचना वित्त कंपनियां बन जाती हैं। ठीक है, कुछ सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पैसा देती हैं, तो वो शेयर बाजार वाली कंपनियां बन जाती हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की एनबीएफसी हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार का ऋण प्रदान करती हैं, परंतु उन सब में एक चीज सामान्य है, वह है वित्तीय मध्यस्थता की। अब वित्तीय मध्यस्थता की प्रणाली भिन्न हो सकती है, पर है तो वित्तीय मध्यस्थता, है ना? चलो अब देखो क्या क्या काम कर सकती है एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। इस कंपनी का मुख्य व्यवसाय ऋण देना, विभिन्न प्रकार के, देखो एक तो ऋण देना है, फिर विभिन्न प्रकार के शेयर्स या स्टॉक में निवेश करना। तो इसमें क्या होगा, ये लोगों से पैसा लेंगी और आगे शेयर बाजार में लगा देंगी। अब शेयर बाजार में जो मुनाफा होगा ये मुनाफा रखेंगे और जो इनकी देयताएं हैं उन्हें पूर्ण कर देंगी। ठीक है, आपने कभी सुना है इनका नाम म्यूचुअल फंड्स? कभी सुना है म्यूचुअल फंड्स के बारे में? इन्हें हम हिंदी में पारस्परिक निधि भी कह देते हैं। पारस्परिक निधि, म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास तो इतना ज्ञान नहीं, आप शेयर बाजार के ज्ञाता तो नहीं हो, ठीक है, परंतु आप किसी ऐसे इंसान को पैसा दे सकते हो जिसको शेयर बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान है, और वो आपके बिहाफ पे पैसा आपका लेके शेयर बाजार में लगा के जो भी मुनाफा होगा आपको दे देगा।
है ना। म्यूचुअल फंड्स या पारस्परिक निधि यही काम करते हैं, ये तमाम लोगों से पैसा लेते हैं और उस पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं। जितना मुनाफा होता है वह लोगों में बांट देते हैं। इन्हें म्यूचुअल फंड कहते हैं, पारस्परिक निधि। और यह भी एक प्रकार की गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है। ठीक है, तो स्टॉक में लगा दिया, बॉन्ड में लगा दिया। बॉन्ड याद है आपको, जब मैंने सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में बताया था, तो वो जो सरकारी प्रतिभूतियां थी वे सरकारी बॉन्ड ही तो थे। अब सरकारी बॉन्ड क्या है? जब भी सरकार को पैसा ऋण के रूप में लेना होता है तो वो सरकारी प्रतिभूतियां दे देता है ना। सरकारी प्रतिभूतियां प्रमाण है कि सरकार ने ऋण लिया हुआ है। अब आपको पता है, बहुत बड़े बड़े उद्योग या बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब ऋण लेना होता है तो वो क्या करते हैं, या तो वो बैंक से ऋण ले लेंगे या अपना एक बॉन्ड इशू कर देंगे, अपनी एक प्रतिभूति इशू कर देंगे। तो सिर्फ सरकार प्रतिभूतियां इशू नहीं करती, कंपनियां भी करती हैं। तो कुछ एनबीएफसी ऐसी होंगी जो लोगों से पैसा लेंगी और इन्हीं औद्योगिक कॉरपोरेट बॉन्डों में निवेश कर देंगे। उनसे जो पैसा आएगा वह आगे बांट देंगे, अपनी देयताएं पूरी करेंगे और पैसा बना लेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड में डाल सकते हैं, डिबेंचर्स भी वही है। ठीक है, खैर बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हम वित्तीय बाजार के विषय में करेंगे, वो अभी आगे आना है। पर अभी याद रखिए, ये लोग पैसा लेते हैं और इन जगहों पे दे देते हैं। जैसे ऋण दे देते हैं आगे किसी को, शेयर बाजार में लगा देते हैं, बॉन्ड बाजार में लगा देते हैं, डिबेंचर बाजार में लगा देंगे। अच्छा, लीजिंग कर सकते हैं कि लोगों से पैसा लिया और बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है उसे खरीद लिया, उसको किराए पे दे दिया, किराया आता जाएगा, लोगों ने जिन्होंने पैसा दिया था एनबीएफसी को, ये अपनी देयताएं लौटाते जाएंगे और मुनाफा कमाते जाएंगे। यह भी एक प्रकार की वित्तीय मध्यस्थता है। लोगों से पैसा लिया और आगे प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया। ठीक है, अच्छा, बीमा का जो काम होता है, जितने भी बड़े बड़ी निधियां हैं, जितने भी बड़े बड़े फंड्स हैं जो बीमा की सेवाएं प्रदान करते हैं, वह भी एनबीएफसी हैं। तो जैसे एलआईसी के पास जो पैसा होगा, जीआईसी के पास पैसा होगा, वो भी एक प्रकार की एनबीएफसी के रूप में ही काम कर रहे हैं। तो बीमा कंपनियां भी एनबीएफसी होती हैं। अच्छा, चिट फंड आप सबने सुना होगा, इससे संबंधित बहुत सारे स्कैम हुए हैं, तो इतना इसमें जाने की जरूरत नहीं है। पर ये बस मैंने आपको उदाहरण देने थे कि वित्तीय मध्यस्थता के क्या क्या रूप आ सकते हैं। लोगों से पैसा तो ले लिया, पर कहां कहां ये एनबीएफसी प्रदान करती हैं, निवेश प्रदान करती हैं, उसके हिसाब से आप इन एनबीएफसी का वर्गीकरण कर देते हो। ठीक है, कुछ और विशेषताएं देख लें एनबीएफसी की। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उन क्षेत्रों के लिए ऋण देने की सुविधा प्रदान करती हैं जहां बैंकों द्वारा ऋण देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको पता है एनबीएफसी का भारत में होने का लाभ क्या है? जहां जहां बैंक ऋण नहीं प्रदान कर सकते, वहां वहां एनबीएफसी ऋण प्रदान कर देती हैं। और जिस जिस प्रकार का ऋण बैंक नहीं प्रदान कर सकते, उस प्रकार का एनबीएफसी ऋण प्रदान कर देती हैं। तो एक प्रकार से ये बैंकों के लिए पूरक साबित होते हैं। जहां बैंक नहीं जा सकता वहां एनबीएफसी चली जाती है। ठीक है, तो हमारे देश में वित्तीय मध्यस्थता की सेवा चलती रहती है और सुचारू रूप से चलती रहती है, क्योंकि जहां तक बैंक नहीं पहुंचता वहां ये पहुंच जाती है। इसीलिए इनका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में और खासकर वित्तीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना कि भारत में वित्तीय बाजार जो है या वित्तीय क्षेत्र जो है, उसका बस एक हिस्सा है बैंक, दूसरा हिस्सा है गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। तो गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और बैंक मिलाकर बनाते हैं पूरा का पूरा वित्तीय बाजार। ठीक है, तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह के पूरक की तरह काम करते हैं, ये बैंकों के पूरक है। इस प्रकार एनबीएफसी भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब देखिए विनियमक कौन है, विनियमन कौन करता है? हम जानते हैं कि बैंकों की रेगुलेशन या विनियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। अब एनबीएफसी जो हैं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां जो हैं, इनका विनियमन कौन करता है? इनके विनियमक कौन है? ये किस संस्था के नियमों के आधार पर चलते हैं? बैंक तो आरबीआई के नियमों के आधार पर चलेंगे, इन बैंकों का पर्यवेक्षण भी आरबीआई ही करेगा। पर एनबीएफसी इसका पर्यवेक्षण कौन करेगा, या एनबीएफसी किनके नियमों के आधार पर चलेंगे? एनबीएफसी का विनियमक कौन है? तो देखिए, कुछ प्रकार की एनबीएफसी होती हैं जिनका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक तो कुछ बैंकों का विनियमन करता है, कुछ क्या,
तमाम सभी बैंकों का विनियमन करता है, और कुछ एक विशिष्ट प्रकार की एनबीएफसीज हैं जिनका विनियमन करता है। ठीक है, सारी एनबीएफसीज का नहीं करता, यह बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, भारत में शेयर बाजार जो है ना, भारत में जो शेयर बाजार है ना, आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह, तो भारत में जो शेयर बाजार होगा उसका विनियमन कौन करेगा? भारत में शेयर बाजार का विनियमन आरबीआई नहीं करता है। भारत ने एक विशिष्ट संस्था बनाई है जो सिर्फ शेयर बाजार का विनियमन करेगी, और उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यदि हिंदी में मैं आपको बताऊं तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी कहते हैं इसे। ठीक है, तो शेयर बाजार का यह विनियमन करेगा। तो जितनी भी तमाम एनबीएफसीज हैं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में काम करती हैं, उनका विनियमन आरबीआई नहीं करेगा, सेबी करेगा। तो यहां से आपको पता चलता है कि एनबीएफसी का जो पूरा क्षेत्र है उसमें कितनी भिन्नताएं हैं, आंतरिक भिन्नताएं कितनी हैं, है ना। कुछ एनबीएफसीज का विनियमन करेगा भारतीय रिजर्व बैंक, कुछ एनबीएफसीज जो शेयर बाजार से संबंधित हैं उनका विनियमन करेगा सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अच्छा, कुछ एनबीएफसीज या गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां ऐसी हैं जो बीमा की सेवाएं प्रदान करती हैं। मैंने अभी बताया कि बीमा में भी होता क्या है, बीमा में भी क्या होता है, बीमा के नाम पे आप किसी संस्था को पैसे देते हो, वो आपके पैसे को रखती है, और वह किस सुरक्षा पे आपके पैसे को रख रही है कि यदि आपके साथ कोई भी घटना हो जाती है तो आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। पर ये जो पैसा आप बीमा कंपनियों को देते हो, ये उस पैसे का करती क्या है, उसे आगे निवेश कर देती हैं ताकि इन्हें लाभ हो, है ना। तो एक तरह से बीमा कंपनियां भी लोगों से पैसा ले रही हैं इस सुरक्षा पे कि कल को कोई हानि पहुंचती है तो हम आपको पैसे दे देंगे, परंतु पैसा तो इकट्ठा कर रही हैं और इस पैसे को अपने पास नहीं रखती, आगे निवेश करती जाती हैं। तो एक तरह से बीमा कंपनी भी वित्तीय मध्यस्थता की सेवाएं प्रदान कर रही हैं, और इसीलिए बीमा कंपनियां हो जाएंगी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। पर बीमा कंपनियों के का विनियमन करने के लिए एक अलग संस्था आपने बनाई हुई है जिसका नाम है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये उन एनबीएफसीज का विनियमन करेगी जो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बड़ी साधारण सी बात है। अच्छा, कुछ ऐसी एनबीएफसीज हैं जो आवास क्षेत्र में कार्य करती हैं। देखिए, एनबीएफसीज का मुख्य रूप से क्या कार्य है, लोगों से पैसा लेना और उसे आगे दे देना, ऋण के रूप में या किसी भी रूप में आगे निवेश कर देना, वित्तीय मध्यस्थता का कार्य है। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों से पैसा लेती हैं पर उस पैसे को पता है कहां निवेश करती हैं, आवास निर्माण में। आपको पता है ना, भारत में राष्ट्रीय आवास योजना चल रही है ना। तो आवास निर्माण के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा तो लगता है हर चीज में। तो आवास निर्माण के कार्य करने के लिए कुछ विशिष्ट एनबीएफसीज हैं जो आवास निर्माण के लिए धन प्रदान करती हैं, मुद्रा प्रदान करती हैं, ठीक है, निधि प्रदान करती हैं। अब उस आवास निर्माण कार्य को जो निधि प्रदान करती हैं, उन वित्तीय कंपनियों को हम कह देते हैं कई बार आवास वित्तीय कंपनियां। ठीक है, ये आवास निर्माण क्षेत्र से संबंधित कार्य करती हैं। तो आवास वित्त कंपनियां जो होंगी वह लोगों से पैसा लेंगी पर उन्हें उस पैसे को निवेश करेंगी आवास निर्माण कार्यों में। ठीक है वित्तीय मध्यस्थी, पर इन कार्यों में इस क्षेत्र से ही संबंधित रहेंगी। अब देखिए, भारत में जो आवास क्षेत्र है या आवास निर्माण क्षेत्र जो है, उसके लिए, उसका विनियमन करने के लिए एक अलग संस्था बनाई हुई है भारत सरकार ने जिसका नाम है राष्ट्रीय आवास बैंक। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है, NHB। मुद्रास्फीति के लेक्चर में मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि ये आवास मूल्य सूचकांक, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, ये NHB निकालता है, आवास मूल्य सूचकांक, है ना। हमने करा था ना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लेक्चर में, थोक मूल्य सूचकांक।
वैसे ही आवास मूल्य क्या चल रहा है औसतन भारत देश में, उसके लिए आवास मूल्य सूचकांक है। आवास मूल्य सूचकांक निकालता है एनएचबी, राष्ट्रीय आवास बैंक। और राष्ट्रीय आवास बैंक को एक और कार्य दिया गया है, जितनी भी आवास वित्त कंपनियां हैं या जितनी भी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं जो आवास निर्माण क्षेत्र से संबंधित कार्य कर रही हैं, उनका विनियमन ये करेगा। ठीक है, और आदि। तो ये याद रखना, बैंकों का विनियमन या बैंकों की रेगुलेशन तो आरबीआई करेगा, पर भिन्न एनबीएफसीज के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विनियामक हैं। ठीक है, कुछ एनबीएफसीज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक है, कुछ एनबीएफसीज जो शेयर बाजार से संबंधित है उनके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, कुछ एनबीएफसीज, कुछ गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां जो बीमा क्षेत्र से संबंधित कार्य कर रही हैं उनके लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण संस्था है, और जो आवास निर्माण कार्यों से संबंधित गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं उनके लिए राष्ट्रीय आवास बैंक है। ठीक है, तो इसके भिन्न भिन्न विनियामक है। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत सारी प्रकार की एनबीएफसीज हैं। अब देखिए, एक जो बतौर शोधकर्ता होते हैं या बतौर शोधकर्ता या बतौर अर्थशास्त्र के छात्र, आपको यह कला आनी चाहिए कि ये जो विभिन्न प्रकार की जो एनबीएफसीज हैं इनका वर्गीकरण कैसे होता है या कैसे होता नहीं पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार की एनबीएफसीज हैं इनको किन किन वर्गों में हमने इनका वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, तो देखो, एनबीएफसीज के विभिन्न प्रकार है और हमने भिन्न भिन्न एनबीएफसीज का भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकरण किया है, और वो वर्गीकरण का जो आधार है वह भी भिन्न है। जैसे कि दो प्रकार की एनबीएफसी होती हैं, एक तो जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं जो लोगों से जमा स्वीकार करती हैं, पर याद रहे मांग जमा नहीं स्वीकार करती, मियादी जमा स्वीकार करती हैं या सविधि जमा स्वीकार करती हैं। पर बहुत सारी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं जो जमा सुविधा प्रदान करती हैं या जमा स्वीकार करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एनबीएफसी डी। ठीक है, अच्छा, कुछ एनबीएफसी ऐसी होती हैं जो जमा नहीं स्वीकार करती लोगों से, वह किसी और संस्था से ऋण लेके आगे महंगा ऋण दे देते हैं, बैंक से ऋण लेके आगे महंगा ऋण दे देते हैं, तो ये जमा सुविधा नहीं प्रदान कर रही है। ठीक है, ये बस किसी से सस्ता ऋण ले रही है, आगे महंगा ऋण दे रही है। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। तो यहां पे जो वर्गीकरण किया गया है वह जमा के आधार पे किया गया है। ठीक है, तो जमा के आधार पे यदि आप जितनी भी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां उनका वर्गीकरण करोगे तो दो प्रकार की एनबीएफसीज आपको मिलेंगी, ये जमा राशि स्वीकार करने वाली, जमा राशि ना स्वीकार करने वाली। ठीक है, अच्छा, जितनी भी जमा राशि ना स्वीकार करने वाली एनबीएफसीज हैं उन्हें भी हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है। देखिए, आपको याद है हमने जब बैंकिंग क्षेत्र किया था या बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं का लेक्चर किया था, तो उसमें मैंने आपको एक अवधारणा कराई थी जिसका नाम था व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक, डीसिब। याद है? डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, है ना? वो जो बैंक होते हैं वह इतने महत्वपूर्ण है कि यदि उनका दिवालिया निकल गया तो पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी वित्तीय व्यवस्था का दिवालिया निकल जाएगा। इसीलिए उन्हें बचाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह इतने बड़े बैंक हैं जिन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता। मैंने अंग्रेजी में भी उसके लिए वाक्य बताया था, टू बिग टू फेल बैंक हैं ये, कि इतने महत्वपूर्ण है, इतने बड़े हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता। ये विफल हो गए तो सारी अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाएगी, है ना? अब देखिए, कुछ ऐसी एनबीएफसीज भी हैं जो व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण है। ये इतनी बड़ी एनबीएफसीज हैं कि इन्हें विफल होने नहीं दिया जा सकता। अर्थव्यवस्था पे और वित्तीय व्यवस्था पे ठीक ठाक चोट होगी इनके विफल होने से। तो ऐसी बड़ी बड़ी एनबीएफसीज को हम कहते हैं व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी। ठीक है, तो जितनी भी एनबीएफसीज हैं जो मांग जमा स्वीकार नहीं करती हैं, मांग जमा नहीं, जमा राशि स्वीकार नहीं करती हैं, वैसे तो सारी ही एनबीएफसी मांग जमा नहीं स्वीकार करती, पर वह एनबीएफसीज जो जमा राशि नहीं स्वीकार करती, उसमें से कुछ एनबीएफसीज हैं जिन्हें हम व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कहते हैं। ये बहुत बड़ी एनबीएफसीज है। ठीक है, अब ये कौन सी एनबीएफसी होती हैं? जिन एनबीएफसीज की आस्तियां आपको याद है? वित्तीय मध्यस्थता पे वापस जाएं, क्या होती हैं आस्तियां? यहां जो पैसा दिया जाता है यह इस बैंक की या गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की क्या हो जाती हैं?
आस्तियां, है ना, आस्तियां हो जाती हैं। तो कोई भी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जिसकी आस्तियां 500 करोड़ से अधिक हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी कहा जाता है। इसके अलावा जो छोटी एनबीएफसी हैं जिनकी कुल आस्तियां 500 करोड़ जितनी भी नहीं है, उन्हें हम अन्य एनबीएफसी कह देते हैं। पर यह व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी याद रखना है आपने। और इसके लिए अलग विनियमन प्रणाली होती है आरबीआई की, क्योंकि आरबीआई चाहता है इन्हें विफल नहीं होना है, तो यह विफल ना हो, तो इसके लिए आरबीआई कुछ और इन्हें पूंजी पर्याप्तता अनुपात की कुछ और इन्हें रिक्वायरमेंट्स भेज देता है, जैसे कि हमने करा था व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक की अवधारणा में, है ना। आरबीआई की तरफ से विनियमन जो शिकंजा है वो और ज्यादा कस जाता है, ज्यादा पूंजी पर्याप्तता आपको रखनी पड़ती है, इनके लिए भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो है जमा के आधार पे आप वर्गीकरण कर दोगे, ठीक है। आप कितनी साइज के हिसाब से, उनके आकार के हिसाब से आप उनका वर्गीकरण कर दोगे। 500 करोड़ से ज्यादा आस्तियां हैं तो व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण, नहीं तो अन्य, है ना। तो एक आकार के आधार पे आपने वर्गीकरण किया है, जमा के आधार पे वर्गीकरण किया है, अब उनकी कार्यशैली के आधार पे या उनकी प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। तो इसके आधार पे बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की एनबीएफसी निकलती है। तो वह सभी तरह की जो एनबीएफसी है वह मैं एक एक करके आपको बता देता हूं बड़े ही संक्षिप्त में, ठीक है। इसको बहुत विस्तार से या गहराई में उतर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, संक्षिप्त में ही इनका नाम ही पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो इनकी जो कार्यशैली है या इनकी प्रकृति है उसके हिसाब से कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एसेट फाइनेंस कंपनी। अब एसेट फाइनेंस कंपनी क्या होती है, लोगों से पैसा लेती हैं और आगे आस्तियां बनाने के लिए पैसा दे देती हैं, ठीक है। इस प्रकार की वित्तीय संस्था संपत्ति से संबंधित ऋण की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। कुछ होती हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था जब मैं आपको राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में बता रहा था कि कुछ कंपनियां होती हैं जो आवास निर्माण के लिए निधि प्रदान करती हैं, है ना। तो ये जो आवास वित्त कंपनियां होती हैं इन्हें ही हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां कहते हैं, हिंदी में इन्हें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां कहेंगे। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी माने आवास वित्त कंपनी, ठीक है। कुछ होती हैं मॉर्टगेज फाइनेंस कंपनी। अब मॉर्टगेज क्या होता है कि आप देखिए उसका जो अवधारणा है उसे थोड़ा आगे हम करेंगे अच्छे से, मॉर्टगेज क्या होता है, क्योंकि आगे जाके ना जब हम बाहरी क्षेत्र करेंगे, बाहरी क्षेत्र का विषय करेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा 2007-8 में अमेरिका में बहुत बड़ा आर्थिक संकट क्यों आया था, ठीक है। उसे हम वैश्विक आर्थिक संकट भी कहते हैं या वैश्विक वित्त संकट भी कहते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वह क्यों आया था, उसमें ये जो कंपनियां थी ना मॉर्टगेज फाइनेंस देने वाली, ठीक है, या बहुत सारे बैंक जो मॉर्टगेज फाइनेंस देते थे वो उसमें शामिल थे। खैर, बस अभी आपको याद रखना है कि ये भी आवास संबंधित कार्यों में ही लीन है। खैर, कुछ एनबीएफसीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं निवेश कंपनियां, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनियां अंग्रेजी में। निवेश कंपनियां क्या करती हैं, इस प्रकार की वित्तीय कंपनियां इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य करती हैं। मैंने आपको बताया था जैसे हमने करे थे पारस्परिक निधि, म्यूचुअल फंड, है ना, उसमें क्या था, आप शेयर बाजार में निवेश नहीं जानते कैसे करना है, आपको लगता है आप डालेंगे पैसा, पैसा डूब जाएगा। पर ऐसे बुद्धिजीवी हैं हमारे देश में जिन्हें शेयर बाजार का पूर्णतः ज्ञान है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपके लिए वो लोग शेयर बाजार में निवेश कर दें और जो भी फायदा होगा आपको दे दें, तो उसके लिए विशिष्ट कंपनियां हैं वास्तव में। तो वह विशिष्ट कंपनियां निवेश की सेवाएं प्रदान करती हैं, ये विभिन्न लोगों से पैसा लेती हैं और उस पैसे को उन लोगों के लिए निवेश कर देती हैं, ठीक है। तो ये वो कंपनियां हैं, यहां पे भी वित्तीय मध्यस्थता चल रही है। अच्छा, कुछ लोन कंपनियां होती हैं, ये कम ब्याज दर में किसी से लोन लेती हैं, आगे ज्यादा ब्याज दर पे लोन दे देती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ होती हैं अवसंरचना वित्त कंपनियां। अवसंरचना वित्त कंपनी अंग्रेजी में जिन्हें हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस।
देखिए, अवसंरचना निर्माण के लिए जो पैसा चाहिए, अब अवसंरचना में क्या आ जाएगा? राजमार्ग आ जाएंगे, हाईवेज आ जाएंगे, है ना, शहरी अवसंरचना आ जाएगी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास भी एक प्रकार का की अवसंरचना ही है, ठीक है। फिर विद्युत अवसंरचना होती है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत सारे जो अवसंरचनाएं हैं या अवसंरचना निर्माण है, इसके लिए जो आपको निधि चाहिए वह ये कंपनियां प्रदान करती हैं। इन्हें हम कहते हैं अवसंरचना वित्त कंपनियां, अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये भी वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करेंगी, पैसा लेंगी, परंतु पैसा सिर्फ अवसंरचना निर्माण के लिए ही देंगी, ठीक है। और कुछ होती हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का ही एक वर्ग है जिन्हें हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। हिंदी में मैं कहूं तो सूक्ष्म वित्त कंपनी। अब सूक्ष्म वित्त क्या होता है? सूक्ष्म वित्त क्या होता है? देखो, बहुत सारे गरीब वर्गों के लोग हमारे देश में हैं, उन्हें भी पैसा चाहिए, पर उन्हें थोड़ा ही पैसा चाहिए ताकि वह अपनी दिनचर्या निकाल सके, अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उन्हें निकाल सके, है ना। तो उन्हें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ा सा ही पैसा चाहिए। अब ये जो गरीब लोग हैं, इनकी जो वित्तीय जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कोई कंपनी नहीं थी। हाँ, बैंक थे, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसीलिए किया गया ताकि गरीब गरीब लोग जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं उनकी वित्तीय जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और शाखाओं में विस्तार किया गया था। पर आप जानते हो कि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां पूरक साबित होती हैं, पूरक सिद्ध होती हैं बैंकों की। जहां बैंक नहीं पहुंचते वहां ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। परंतु गरीब लोगों को निधि प्रदान करने के लिए, पैसा प्रदान करने के लिए, धन प्रदान करने के लिए जहां तक बैंक नहीं जाते थे वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो इसीलिए सोचा गया कि ऐसी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां भी होनी चाहिए जिनका विशिष्ट कार्य क्या है? उनका विशिष्ट कार्य है गरीब लोगों को पैसा प्रदान करना, गरीब लोगों को ऋण प्रदान करना। तो वह कंपनियां जो सिर्फ गरीब लोगों को ऋण प्रदान करती हैं उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म वित्त कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस कंपनी। और यह भी एक प्रकार की एनबीएफसी है, ठीक है। तो गरीब लोगों की, ग्रामीण इलाकों के निम्न वर्गीय जो लोग हैं उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, निधि जरूरतों को पूरा करने के लिए यह विशिष्ट कंपनियों का निर्माण किया गया। इन्हें कहते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी या सूक्ष्म वित्त कंपनियां, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ फायदे नुकसान कर लेते हैं एनबीएफसी के। नुकसान तो ज्यादा नहीं है, नुकसान मैं अच्छे से आपको बताऊंगा क्या है, पर इसका महत्व क्या है, फायदा क्या है, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं, अब तो बहुत आसान होगा आपके लिए समझना। देखो, जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती है ना, वो औद्योगिक क्षेत्र, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का जो क्षेत्र है ना, एमएसएमई क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और आमतौर पे उपभोक्ताओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका को पूरा करता है। तो बैंकिंग क्षेत्र जब इन क्षेत्रों तक जहां नहीं पहुंच पाता वहां यह पहुंचते हैं। तो भारत में जितनी भी पिपासा है निधि को लेके, उसको पूरा एनबीएफसी करता है। भारत में जितनी भी पिपासा है जो बैंक नहीं पूरा कर पा रहे हैं निधि की, वह ये करती हैं, और ये सारे क्षेत्रों में करती हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, उपभोक्ताओं का क्षेत्र। कुछ उपभोक्ताओं को 50,000, 60,000 वैसे ही पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कृषि क्षेत्र में हमारे किसान काम कर रहे हैं और उन्हें पता है कि फसल तो अभी कटनी नहीं है, पर मेरे घर में शादी आ गई, अब इस शादी के लिए मुझे पैसा तो चाहिए। अब मैं पैसा कहां से लाऊं? फसल तो 2 महीने बाद कटनी है, तभी मेरे पास पैसा आएगा। तो वो क्या करता है, या तो अपने ग्रामीण इलाके के साहूकार के पास चले जाता है, पर ग्रामीण इलाके का जो साहूकार है वह बहुत ज्यादा ब्याज दर लेता है आपसे, तो उससे तो डर ही लगता है, ठीक है। वैसे भी बहुत अन्य प्रकार की देनदारियां होती हैं ग्रामीण इलाकों में, जो संबंध होते हैं वे बहुत ही अलग होते हैं,
ठीक है। तो ऐसे लोगों को जिन्हें कम ब्याज दर का पैसा चाहिए अपनी उपभोग जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके लिए विशिष्ट उपभोक्ता ऋण प्रदान किया जाता है, और वो भी ये एनबीएफसी प्रदान करती है। ठीक है। अच्छा, ये तो एक फायदा हो गया, जहां बैंक नहीं पहुंच पा रहा इन क्षेत्रों में, वहां वहां ये पहुंच गए। यह निवेश के प्रति बचत के जुटाने में सहायता करते हैं और देश में पूंजी निर्माण की ओर लेके जाते हैं। हमने करा था कि वित्तीय मध्यस्थ जो भी होगा वह मुख्य तौर पे क्या कार्य कर रहा है, जितनी भी भारत में बचत है उसका जुटाव कर रहा है और उस जुटाई हुई बचत को निवेश के रूप में परिवर्तित कर रहा है। यही करते हैं वित्तीय मध्यस्थ, बैंक भी यही करते हैं और एनबीएफसी भी यही करते हैं। तो जितना बैंक कर सकते हैं वह कर लेते हैं, उसके अलावा जितनी भी बचत है वह एनबीएफसी के पास जाती है और जितने भी निवेश शेष रह गया जो बैंकों ने नहीं किया वह एनबीएफसी करती। तो यह भी भारत देश में बचत का जुटाव और निवेश निर्माण या पूंजी निर्माण में सहायक है। ठीक है। अच्छा, यह विशेष ऋण का प्रावधान होता है इनका। एनबीएफसी का जो लाभ है वह यही है। एनबीएफसी जो कंपनियां गठित होती हैं, विभिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियां गठित होती हैं, यह विशेष ऋण सुविधा प्रदान करती हैं। जैसे कभी कभार किसी इंसान को आवास निर्माण के लिए ऋण चाहिए तो उसके लिए एक अलग एनबीएफसी होगी। ठीक है। किसी को सिर्फ उपभोक्ता ऋण ही चाहिए, उसके लिए अलग एनबीएफसी होगी। बहुत सारे निम्न वर्गीय जो लोग हैं उन्हें सिर्फ सूक्ष्म निधि ही चाहिए, उसके लिए एक अलग एनबीएफसी है। तो विशेष ऋण का प्रावधान है और भारत में विशेष ऋण का प्रावधान इन्हीं के द्वारा आता है, तो यह फायदा है। फिर यह भारत में वित्तीय बाजारों के बेहतर विकास में मदद करते हैं। यदि भारत देश में वित्तीय बाजार के नाम पे सिर्फ बैंक ही होते तो वित्तीय बाजार इतना ज्यादा विकसित ना होता भारत देश में, उसमें गहराई ना होती इतनी। एनबीएफसी बैंकों के पूरक सिद्ध होने के बाद वित्तीय बाजार में गहराई प्रदान करते हैं, विस्तार प्रदान करते हैं, उसका विस्तृत करते हैं उसे। ठीक है, विकसित करते हैं। तो यह फायदा है और यह बैंकिंग क्षेत्र का पूरक है, ये तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके एनबीएफसी के फायदे हैं। ठीक है, चलो अब जब हम महत्व करते हैं, फायदे करते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के सामने क्या क्या समस्याएं हैं जिनका निवारण सरकार, आरबीआई, सेबी, एनएचबी इन सबको करना है। ठीक है, तो देखिए वित्तीय गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के सामने जो समस्या है ना, वह मैं पूरी विस्तार से आपको समझा दूंगा और उसको समझाने के लिए जो मैं उदाहरण दूंगा वह भारत में हो चुका है। 2018 में भारत में बहुत बड़ा गैर बैंकिंग वित्त कंपनी प्रणाली में, गैर बैंकिंग वित्त क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट आया था, बहुत ही बड़ा संकट। वह संकट का स्तर इतना ऊंचा था कि पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था चरमरा रही थी। ठीक है, तो जब आपको उस संकट का बोध हो जाएगा ना कि वह संकट क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे, है ना, और उसका निवारण करने के लिए या उस समस्या का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, वह जब आप पूरा उदाहरण समझ जाएंगे तो आप पूरे वित्तीय क्षेत्र के समस्याओं को समझ जाएंगे। ठीक है, तो जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का क्षेत्र है इसमें क्या क्या समस्या है, ये सिर्फ एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा और वह उदाहरण घटित हुआ था 2018 में। एक बहुत बड़ी एनबीएफसी थी जिसका नाम था IL&FS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बहुत बड़ी एनबीएफसी थी, शायद भारत में सबसे बड़ी एनबीएफसी थी। और जितनी भी बड़ी एनबीएफसी होती हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी कहते हैं। और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी वित्त व्यवस्था के लिए यह महत्वपूर्ण है। 2018 में इस संस्था में संकट आ गया था। संकट का क्या, दिवालिया ही निकल गया था इसका। तो इसके दिवालिया निकलने से बाकी सभी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों में दिवालिया जैसी स्थिति बन पड़ी थी और कई बैंकों में भी दिवालिया जैसी स्थिति बन पड़ी थी, जिससे पूरी की पूरी वित्त व्यवस्था और अर्थव्यवस्था चरमराने के स्तर पे आ गई थी। तो ये क्या है पूरा मुद्दा, क्या था ये संकट, उसको समझते हैं और उसी से आप समझ जाएंगे कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र है उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, आती हैं आमतौर पे, और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए आरबीआई ने क्या कदम उठाए, वह सब आप देखें।
ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस 2018 के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संकट को। तो देखिए 2018 में क्या हुआ था, ये IL&FS नामक एक बहुत बड़ी वित्त कंपनी थी। अब जैसे कि वित्त कंपनियां करती हैं, वित्तीय मध्यस्थता की सेवा प्रदान करती हैं, और वित्तीय मध्यस्थता में क्या होता है, ये बहुत सारे और लोगों से पैसा लेते हैं और उसे आगे ऋण के रूप में प्रदान कर देते हैं, यही होता है। तो देखिए ये जो IL&FS थी, इसने बहुत सारे लोगों से ऋण लिया, ठीक है, बहुत सारी पारस्परिक निधियां थी जिनसे ऋण लिया। अब पारस्परिक निधियां कौन सी हो गई, म्यूचुअल फंड। अब मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था कि म्यूचुअल फंड वह संस्थाएं होती हैं जो आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करती हैं, पर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें हम ऋण म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, ठीक है। अभी जो ऋण म्यूचुअल फंड्स होते हैं या ऋण पारस्परिक निधि होती हैं, ये लोगों से पैसा लेती हैं और आगे ऋण के रूप में किसी को दे देती हैं। तो ये बहुत सारी पारस्परिक निधियां थी, ऋण पारस्परिक निधियां थी, जिन्होंने लोगों से पैसा लिया हुआ था और आगे IL&FS को दे रहे थे। अच्छा, IL&FS ने पैसा बैंकों से भी ऋण के रूप में लिया हुआ था। अच्छा, बहुत सारे ऋण कोष हैं या ऋण कंपनियां हैं, हमने करा था ऋण कंपनियां, लोन कंपनीज, इनसे भी पैसा लिया हुआ है, ठीक है। तो इन सबसे इन्होंने पैसा ले लिया, और किस उद्देश्य से लिया, ताकि आगे दे सके ऋण के रूप में, पर महंगी ब्याज दर पे, है ना। अब आपको ना एक चीज याद रखनी है, क्योंकि जैसा IL&FS की प्रक्रिया थी, भारत देश में सभी NBFCs की यही प्रक्रिया है। ये जो NBFCs होती हैं, ये पैसा तो लेती हैं ऋण के रूप में, पर ये बहुत कम समय के लिए पैसा लेती हैं। ये जो इनका जो ऋण होता है ना, ये बहुत अल्पकालिक होता है। तो पारस्परिक निधियों से जो पैसा लिया है, बैंकों से जो पैसा लिया है, ऋण कोष से जो पैसा लिया है, वह थोड़े समय से लिया है, थोड़े समय के लिए ही लिया है, अल्पकालिक अवधि के लिए ही लिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि IL&FS की या ऐसी अन्य NBFCs की जो देयताएं हैं वह अल्पकालिक है। ये देयताएं तो हैं, ये देयताएं ही थी ना, ठीक है। तो IL&FS की अल्पकालिक देयताएं थी, यानी कि थोड़े ही समय में इन्हें पैसा वापस लौटाना था, थोड़े ही समय में पैसा वापस लौटाना था। अब देखिए IL&FS ने इस पैसे का उपयोग किया आगे ऋण देने में, पर आगे ये ऋण किसको दे रहे थे, ये ऐसी जगहों पे ऋण दे रहे थे जहां पे समय बहुत लगता है। इसका नाम ही इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना, और आप जानते हो अवसंरचना निर्माण कार्यों में समय बहुत लग जाता है। तो ये जो पैसा ले रहे थे, इसे जहां दे रहे थे, जैसे कि बंदरगाह निर्माण के लिए पैसा दे रहे थे, विद्युत अवसंरचना निर्माण के लिए दे रहे थे, शहरी अवसंरचना निर्माण के लिए दे रहे थे, राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए दे रहे थे। अब ये सारे जो कार्य होते हैं, इसमें समय बहुत लग जाता है, ठीक है। इसीलिए जो लोग यहां पे बैठे हुए थे, जो IL&FS से ऋण ले रहे थे, वह बड़े लंबी अवधि के लिए ऋण ले रहे थे। तो IL&FS का यहां पे आप देखिए कि इनकी देयताएं तो अल्पकालिक हैं, पर इनकी जो आस्तियां हैं वह दीर्घकालिक हैं। इन्होंने पैसा जो लिया है उसे तो बड़ी जल्दी लौटाना है, पर जिन्हें आगे पैसा दिया हुआ है उनसे बहुत लेट आएगा, है ना, बनती है बात। अब इस समस्या को हम कहते हैं देयता आस्ती असंतुलन। असंतुलित ही तो है ना। आपकी जो देयताएं हैं वह दीर्घकालिक अल्पकालिक हैं, यानी कि जिनसे पैसा लिया उन्हें बड़ी जल्दी वापस करना है, पर जिन्हें आगे दिया हुआ है वहां से लेट आएगा पैसा, है ना। तो इसे हम कहते हैं देयता आस्ती असंतुलन। इसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आप सोचेंगे कि यह बात तो हम जैसे आम छात्रों को भी पता है कि यदि आप अल्पकालिक देयताएं रखोगे, दीर्घकालिक आस्तियां रखोगे, तो देयता आस्ती संतुलन बनेगा, आप पे एक जोखिम उठेगा। तो इसीलिए आप शुरुआत से ही थोड़ा ध्यान रखो, है ना। हमें अगर ये बात पता है, तो IL&FS में तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी काम कर रहे हैं, उन्हें ये बात नहीं पता थी, ठीक है। ये तो शुरुआत से ही आप अपनी जो संस्था है उसकी नींव ही बड़ी कमजोर रख रहे हो। जब आप देयता आस्ती असंतुलन रख रहे हो, तो आपकी जो संस्था है, आपकी जो कंपनी है, उसकी नींव ही बड़ी कमजोर है, ठीक है। परंतु मैं आपको बता दूं, भारत में ज्यादातर
जितनी भी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं वह देयता आस्ती संतुलन से गुजर रही हैं, उनमें ये होता ही होता है। अब आप ये सोचोगे कि फिर ये चल कैसे रही हैं? ठीक है, मैंने ये पारस्परिक निधि से पैसा ले लिया, उसको आगे दे दिया। ये पारस्परिक निधि को मैंने पैसा लौटाना है 6 माह बाद, पर उसका पैसा जो मैंने आगे दिया हुआ है ये मुझे वापस मिलेगा 5 वर्ष के बाद। तो ये चल कैसे रही हैं? हो भी कैसे रहा है? शुरुआत से ही कैसे चल रही हैं? तो देखिए, इस असंतुलन से निपटने के लिए जितनी भी एनबीएफसीज होती हैं वह उनके पास एक प्रयोजन होता है, उनके पास एक तरीका होता है। ठीक है, और उस तरीके को हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ध्यान लगाइएगा पूरा, इस प्रयोजन को हम कहते हैं ऋण रोल ओवर। अंग्रेजी शब्द है पर मैं आपको समझा देता हूं ऋण रोल ओवर क्या है। देखिए, ऋण रोल ओवर में क्या होता है, बड़ा ही सामान्य सी चीज है कि मैंने इससे 6 माह के लिए पैसा लिया और आगे दे दिया, उसने मुझे पैसा 5 वर्षों के बाद लौटाना है। ठीक है, पर ये जिससे 6 माह के लिए पैसा लिया था उसको तो 6 माह बाद पैसा लौटाना होगा, तो उसको पैसा लौटाने के लिए मैं बैंक से ऋण ले लूंगा। फिर बैंक मेरे पास खड़ा हो जाएगा कि मेरा पैसा लौटा, तो फिर मैं यहां से ऋण ले लूंगा। फिर ये खड़ा हो जाएगा मेरे पास, तो मैं यहां से ऋण ले लूंगा। ये जो प्रक्रिया है मैं चलाता रहूंगा जब तक ये पैसा वापस नहीं आता मेरे पास, है ना। तो एक तरह से मेरा ऋण जो था वो उसकी अवधि थी 6 माह की, तो 6 माह बाद मेरा ऋण खत्म हो जाना चाहिए था, पर मैं अपना ऋण एक्सटेंड करता जा रहा हूं, आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अर्थशास्त्र में इसे कहते हैं ऋण को मैं आगे रोल ओवर करता जा रहा हूं। 6 माह में खत्म हो जानी थी उसकी अवधि, 6 माह पे वो ऋण खत्म हो जाना था, पर मैंने 6 माह से और बढ़ा लिया, किसी और से ऋण लेके इसका चुका दिया, तो मुझ पे जो ऋण है वह 6 माह से और एक्सटेंड हो गया या 6 माह से और रोल ओवर हो गया। ठीक है, तो इसे ऋण रोल ओवर की प्रणाली कहते हैं और इससे एनबीएफसी चलती रहती हैं, सुचारू रूप से चलती रहती हैं, उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और ज्यादातर जितनी भी एनबीएफसी है वह ऋण रोल ओवर करती हैं और करती रहती हैं और इसमें उन्हें कोई समस्या नहीं आती, चलता रहता है ऐसी काम। भारत देश में ऐसे ही काम चलता जा रहा है। आपको यह गलत लग सकता है कि पहले से ही ध्यान रखो, पर देखो जो दीर्घकालिक देयताएं होती है ना, या दीर्घकाल के लिए जो आपको पैसे मिलते हैं वो बहुत ज्यादा ब्याज दर पे मिलते हैं। इसीलिए आइलैंड एफएस जैसी कंपनियां ना ब्याज दर अपना कम रखने के लिए ये अल्पकालिक देयताओं का इस्तेमाल करती हैं, प्रयोग करती हैं, क्योंकि दीर्घकालिक जो पैसा आपको मिलेगा वो बहुत ज्यादा ब्याज दर होगा, तो ब्याज अपना नुकसान क्यों करवाना। तो ब्याज दर कम करने के लिए ये अल्पकालिक देयताओं का ही प्रयोग करते हैं और ये चलाते जाते हैं, क्योंकि रोल ओवर की सुविधा इनके पास उपलब्ध है, इन्हें पैसा मिलता रहता है और बाकी लोग भी इन्हें पैसा देने को इसलिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है ऐसी ही चलती है प्रक्रिया, है ना। तो ये चलता रहता है, कोई समस्या नहीं आती, चलता रहता है और प्रत्येक एनबीएफसी ऐसे ही काम करती है। समस्या कब उत्पन्न होती है और आइलैंड एफएस में समस्या कब उत्पन्न हुई थी? समस्या उत्पन्न तब होती है जब इन आस्तियों में से ज्यादातर आस्तियां हो जाएं एनपीए, गैर निष्पादित आस्तियां, यानी कि 5 वर्ष बाद ही सही, इधर से पैसा तो आना था कुछ, उसकी आने की आशंका हो गई खत्म। ठीक है, हो जाती है खत्म। चलो एक आधी आस्ती से पैसा आने की आशंका खत्म हो जाए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसके पास इतनी पूंजी साइड पे रखी हुई है, क्योंकि आरबीआई ने इसे भी बोला हुआ है पूंजी पर्याप्तता आपने रखनी है, जैसे बैंकों को बोलता है ना। तो इसके पास इतनी पूंजी है कि ये एक आधे एनपीए को तो संभाल लेगा। ठीक है, परंतु इसके ज्यादातर एनपीए हो जाएं, ज्यादातर आस्तियां यदि एनपीए हो जाएं, गैर निष्पादित आस्ती हो जाए, तो समस्या आ जाएगी। अब समस्या कैसी आएगी? अब इसको जो आशंका थी कि यहां से पैसा आएगा, ठीक है, वो आशंका समाप्त हो जाती है जैसे ही ये एनपीए डिक्लेयर होता है। ठीक है, अब होगा क्या? 6 माह बाद इसका तो पैसा देना है। ठीक है, अब इसका पैसा देने के लिए आप बैंक के पास जाओगे, अपना ऋण रोल ओवर करने के लिए पास जाओगे, है ना। पर अब बैंक आपको ऋण देने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। बैंक पहले आपको ऋण दे देता, पर अब बैंक को पता चल गया कि आपकी ज्यादातर आस्तियां एनपीए हो गई हैं, यानी कि आपके पास पूंजी की कमी हो रही है, आपके पास पैसा नहीं है। यानी कि आपको यदि बैंक ऋण देता है तो वह जोखिम से खाली नहीं है।
और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जितना ज्यादा जोखिम होगा बैंक उतनी ज्यादा ब्याज दर वसूल करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब क्योंकि इसकी ज्यादातर आस्तियां एनपीए डिक्लेयर हो गई हैं, तो बैंक के लिए इसे ऋण देना, ऋण रोल ओवर के लिए ही ऋण देना जोखिम से खाली नहीं है। तो अब बैंक क्या करेगा? या तो ऋण के लिए मना कर देगा। यदि बैंक ने मना ही कर दिया फिर तो इसका दिवालिया निकल गया, क्योंकि ये तो सिर पे खड़ा रहेगा 6 माह बाद मुझे पैसा दे। ये इसे कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो अगर बैंक मना ही कर देता फिर तो बहुत एकदम ही फिर तो खत्म है। पर बैंक मना नहीं करता, पर बैंक को पता है जोखिम ज्यादा है। अब ज्यादा जोखिम में बैंक क्या करता है? ब्याज दर बढ़ा देगा। अच्छा, जितने ज्यादा एनपीए होंगे उतना ही ज्यादा जोखिम ज्यादा होगा। जितना ज्यादा जोखिम होगा उतनी ही ब्याज दर ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर जोखिम बहुत ज्यादा हो गया तो यह ब्याज दर इतनी हो जाएगी कि इस ब्याज दर पे इसके लिए ऋण लेना ठीक नहीं होगा। यह संभाल ही नहीं पाएगा इतनी ज्यादा ब्याज दर देना, है ना? ऐसा हो सकता है, यह हुआ था इसके साथ। अब इसे हम पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रोल ओवर जोखिम। यह एक तकनीकी शब्द है। अर्थशास्त्र के जितने भी छात्र हैं उन्हें यह पता होना चाहिए रोल ओवर जोखिम क्या होता है। रोल ओवर जोखिम होता है यदि आपके बहुत सारी आस्तियां एनपीए हो जाए, या यह भी ना हो, ऋण जब आपको रोल ओवर करवाना है तो उसके लिए जो नया ऋण आप ले रहे हो उस पर बहुत ज्यादा अब आपको ब्याज दर देनी पड़ रही है, क्योंकि आपका जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो आपको ऋण देने को तैयार हैं वो ज्यादा ब्याज दर पे देने को तैयार हैं या तो ना देने को तैयार हैं। तो आपकी तो हालत खराब हो रही है, ब्याज दर अब बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। इसे रोल ओवर जोखिम कह रहे हैं। ठीक है, अब ये IL&FS के साथ 2018 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। पर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, IL&FS के साथ हो रहा था, IL&FS का दिवालिया निकल जाता, हम ये क्यों कह रहे हैं कि बाकी सभी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का दिवाला निकलने का स्तर आ गया था या समय आ गया था? यह संकट सिर्फ IL&FS पे है, यह बाकी पूरे वित्तीय क्षेत्र में संकट फैल कैसे गया? उसके लिए एक और शब्द आपको पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं मोचन या रिडेम्पशन, मोचन जोखिम। अब मोचन जोखिम का मतलब क्या है? देखिए, ये पारस्परिक निधि ने इसे 6 माह के लिए ऋण दिया था। अब 6 माह बाद इस ऋण के विमोचन करने का समय आ गया था कि ये ऋण इसने वापस करना है, रिडीम करना है ना? परंतु इसकी हालत खराब होती जा रही है और इसको जो पैसा मिल भी रहा है रोल ओवर करने के बाद, जो नया पैसा मिल रहा है उस पर इसे ब्याज दर देनी पड़ रही है। अब ऐसा हो सकता है कि पारस्परिक निधि से 6 माह के लिए आपने 4% पे ऋण लिया था, पर इस ऋण को रोल ओवर करने के लिए बैंक आपको जो ऋण देगा वह 8% पे दे रहा है। तो इसके लिए तो बहुत घाटे का काम हो जाएगा। तो ये थोड़ी आनाकानी करने लग जाएगा कि यार थोड़ी लेट कर दो, 2 महीने बाद पैसे ले लेना है ना? तो अब ये जो पारस्परिक निधि है इस पे जोखिम आ जाएगा। समस्या तो थी इस कंपनी में, IL&FS कंपनी में थी, क्योंकि इसके बहुत सारे जो आस्तियां थी वह एनपीए होती जा रही थी। पर क्योंकि अब इसकी हालत खराब हो गई और इस पे रोल ओवर जोखिम बढ़ गया, तो पारस्परिक निधि पे यह जोखिम ट्रांसफर हो जाएगा मोचन जोखिम के रूप में। इसे हम कहते हैं रिडेम्पशन रिस्क। मोचन को रिडेम्पशन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब IL&FS इसे पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहा है। समस्या अब और फैलती जाएगी। पहले तो सिर्फ IL&FS तक थी, अब इस पे आ गई, पर यहां रुकेगी नहीं, क्योंकि इसने भी तो किसी और से पैसा लेके आगे IL&FS को दिया था। यदि IL&FS इसका पैसा वापस नहीं करेगा तो ये अपनी देयताएं पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, यदि ये अपनी देयताएं पूरी नहीं कर पाएगा तो जिनसे इसने लिया था उन्होंने भी तो किसी से लिया था, वह अपनी देयताएं पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आगे किसी से लिया था, वह अपनी देयताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, और यह फैलता जाएगा। यह बीमारी, यह जोखिम की बीमारी का संक्रमण होता जाएगा और फैलता जाएगा। इसे हम कहेंगे संक्रमण जोखिम। तो ये तीनों जोखिम एक साथ हो गए। ठीक है, हुआ क्या
ऋण रोल ओवर जोखिम बढ़ गया क्योंकि एनपीए हो गए, जिसकी वजह से बाकी जो ऋण पारस्परिक निधियां हैं उन पे मोचन जोखिम आ गया। मोचन जोखिम आ गया तो वो आगे भी तो बहुत सारे अन्य एनबीएफसी से लिंक में है, उन्होंने उनसे पैसा लिया है वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनका जो जोखिम है वो आगे चलता जाएगा और सभी पूरे वित्तीय क्षेत्र पे संक्रमण जोखिम की वजह से फैलता जाएगा ये जोखिम और पूरे वित्तीय क्षेत्र पे संकट आ जाएगा, है ना। ये हुआ। पर आपको पता है आईएलएनएफएस इतनी बड़ी कंपनी थी कि इसकी देयताएं इन निधियों की तरफ, बैंकों की तरफ, ऋण कोष की तरफ बहुत ज्यादा थी। जब इसके एनपीए बहुत ज्यादा हुए तो ये बहुत ज्यादा निधि देनी थी इसने इनको, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़ी थी कि इसकी देयताएं भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए इसका रोल ओवर जोखिम भी बहुत बड़ा था। इसीलिए अब इसने बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है, यानी कि इसने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों से बहुत सारा पैसा लिया हुआ है। तो यदि इसका जोखिम बढ़ जाएगा रोल ओवर का, तो वो सारी छोटी छोटी कंपनियां या बड़ी कंपनियों पे मोचन जोखिम बढ़ जाएगा, उन सभी पे बहुत ज्यादा अब पैसे का संकट आ रहा है। और क्योंकि वह आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए संक्रमण जोखिम भी बढ़ेगा। और यही हुआ। आईएलएनएफएस के साथ ना एक और कंपनी थी बहुत बड़ी जो आवास निर्माण के कार्यों में लीन थी, उसका नाम था देवान आवास वित्तीय कंपनी, ठीक है। देवान हाउसिंग कोई कंपनी थी, बहुत बड़ा उद्योगपति थे, तो उनके नाम पे कंपनी थी, तो उसका नाम था डीएचएफएल। तो हुआ क्या, 2018 वर्ष में आईएलएनएफएस ने कह दिया कि भाई हमारा दिवालिया निकल गया। तो इन सारे लोगों में तो दिक्कत आ गई, इन पे मोचन जोखिम आ गया, और क्योंकि ये सारी कंपनियां आपस में कनेक्टेड थी, सभी पे संकट आ गया। आईएलएनएफएस के साथ साथ डीएचएफएल ने भी दिवालिया बोल दिया कि आ गया जी। तो इससे और ज्यादा संकट फैल गया और पूरा का पूरा जो आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जो क्षेत्र है उस पे संकट आ गया। समस्या क्या है कि गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र जो है आपका, वह बैंकिंग क्षेत्र के साथ कनेक्टेड है। तो जब इन पे संकट आएगा, बैंकों पे भी संकट आएगा, क्योंकि बैंकों ने इन्हें दे रखा है पैसा। यदि ये डूब जाएंगे तो ये बैंक के लिए एनपीए हो जाएंगे, तो बैंक के तुलन पत्र पे भी समस्या आने लगी, बैंक की भी हालत खराब होने लग गई, ठीक है। ऐसे फैलता जाता है। चलो 2018-19 में किसी तरह सरकार ने और आरबीआई ने मिलके बचा लिया, और हमें जो संकट, मतलब जो संकट हमें लग रहा था कि पूरी हमारी अर्थव्यवस्था को हिला देगा, उसने पूरी तरह हमें हिलाया नहीं, क्योंकि समय पे इन्होंने हस्तक्षेप किया आरबीआई और सरकार ने, भारतीय सरकार ने, और किसी तरह वैसे उसमें भाग्य का भी बहुत साथ है, हम बच गए, ठीक है। परंतु आरबीआई ने सोचा कि आज के बाद दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे, हम पहले से ही ध्यान रखेंगे। अब ध्यान कैसे रखोगे आप? देखो, ध्यान रखने के लिए आप कहोगे कि देखो एनपीए तो भविष्य में भी हो सकते हैं, परंतु अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको हम कह देंगे कि आपकी पूंजी पर्याप्तता की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, इन पे आप ज्यादा नियम लगा दोगे, इन पे थोड़े कठोर नियम लगा दोगे कि ये अपने पास ज्यादा पूंजी पर्याप्तता रखें, ताकि कल को यदि कुछ ऐसा समस्या आती है, एनपीए होता है, तो इनके पास पर्याप्त पूंजी हो कि उस समस्या का निवारण कर सके, ठीक है। तो पहले तो आरबीआई ने फिर भी इनके लिए जो मात्रा रखी थी पूंजी पर्याप्तता की, वो फिर भी कम थी, क्योंकि इन्होंने ही कहा था आरबीआई को कि कम रखो, क्योंकि देखो जितनी पूंजी इन्हें साइड पे रखनी पड़ेगी, इनको थोड़ा नुकसान ही होगा ना। उस पूंजी को ये आगे ऋण के रूप में देके पैसा कमा सकते थे, तो ये लोग नहीं चाहते कि इन्हें ज्यादा पूंजी साइड पे रखनी पड़े, ठीक है। तो पहले तो ऐसे चल रहा था, पर ये जब संकट आ गए तो आरबीआई ने कहा ना, अब नहीं मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें ज्यादा पूंजी साइड पे रखनी पड़ेगी, चाहे तुम्हें जितना भी नुकसान होता है हो जाए, पर ऐसा संकट मैं दोबारा नहीं आने दूंगा। भाग्य के करते ही हम किसी तरह बच गए, वरना बचते ना। इसीलिए पूंजी पर्याप्तता की जो रिक्वायरमेंट्स थी, इन पे बढ़ा दी। बहुत सारी छोटी एनबीएफसीज ने कहा कि देखो हम तो छोटे हैं, हम पे ज्यादा पूंजी पर्याप्तता रखोगे, हम तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। आरबीआई ने कहा देखो ये कड़वी दवा की तरह है, इसे कड़वी दवा समझ लो, ठीक है। जो संकट है उससे निवारण के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है, तो
तो हाँ, मुझे पता है आपको लाभ कम हो रहा है, पर इसे कड़वी दवा समझ के पी जाओ। पर आरबीआई ने ऐसा करा। पूंजी पर्याप्तता के साथ साथ आरबीआई ने बहुत सारी चीजें करी। याद है बासल 3 मानदंड में हमने करा था तरलता कवरेज रेशियो, है ना, लेवरेज रेशियो, लेवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, है ना, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ये सारी चीजें करी थी। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए आरबीआई ने ये सब बढ़ा दिया, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता था ये दोबारा से हो। यदि आइलैंड एफएस के पास पर्याप्त पूंजी होती तो ये एनपीओ को संभाल लेता, तो ये जो रोल ओवर जोखिम है ये बढ़ता ही ना, मोचन जोखिम ना बढ़ता और संक्रमण जोखिम वास्तविक रूप में ना उत्पन्न होता। ठीक है, ये करा तो यह ऐसे होता है। अब ये जो मैंने पूरी आपको कहानी बताई, इससे आपको 3-4 शब्द समझ आ गए। एक तो ऋण रोल ओवर जोखिम क्या होता है, मोचन जोखिम क्या होता है, संक्रमण जोखिम क्या होता है, और देयता आस्ती असंतुलन क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बैंकों के साथ यह समस्या है, पर अब आपको पता चल गया देयता आस्ती असंतुलन क्या है। ठीक है, अच्छा, आरबीआई ने बहुत सारे सख्त कदम उठाए, जिसमें पूंजी पर्याप्तता के जो कदम थे, पूंजी पर्याप्तता की का जो अनुपात था उसको आरबीआई ने बढ़ा दिया। ठीक है, आरबीआई ने यह भी बोल दिया कि सभी एनबीएफसीज के लिए जो तरलता कवरेज अनुपात है, मैंने आपको समझाया हुआ है, यदि आप भूल गए, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, भूल गए तो दोबारा लेक्चर देखो। तरलता कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 100% कर दो, इनके पास पैसा होना चाहिए। और जो आपका लेवरेज रेशियो है वह भी आरबीआई ने बढ़ा दिया। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें करी जिससे बैंकों का जोखिम कम हुआ। हाँ, उन्हें लाभ भी कम हुआ, पर जोखिम भी कम हुआ, और आरबीआई ने से कह दिया ये कड़वी दवाई है। अब देखिए, इस समय ना एक ऐसी चीज आ गई सामने, अब कई लोग ना आरबीआई के इस निर्णय की आलोचना करने लग गए कि देखो ठीक है, कड़वी दवा वाली बात आपकी सही है, पर बहुत सारी ऐसी वित्त कंपनियां थी जिनकी कोई भी समस्या नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था गलत, फिर भी उन्हें आप पनिशमेंट दे रहे हो, है ना। और ये छोटी वित्त कंपनियों को बढ़ने का आप कोई स्कोप नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी हैं उनके लिए ये सब ठीक है, पर अन्य जो एनबीएफसी है उनके लिए कुछ ज्यादा हो जाता है, उनको ज्यादा लाभ नहीं होता, वे बढ़ नहीं पाती। तो आरबीआई ने इस आलोचना को थोड़ा ध्यान से सुना, इसका संज्ञान लिया, और आरबीआई ने माना कि हाँ, ऐसी बात तो सही है। देखो, कड़वी दवाई देनी जरूरी है, पर सभी को तो देने की जरूरत नहीं है, सभी की गलती थोड़ी है। इसीलिए आरबीआई ने एक पूरा ढांचा बनाया एनबीएफसी का, जिसे हम कहते हैं एनबीएफसी के विनियमन के लिए 4 टियर स्ट्रक्चर, 4 टियर संरचना की इन्होंने। ठीक है, इस पूरे ढांचे में विभिन्न एनबीएफसीज को 4 वर्गों में उनका वर्गीकरण किया। ठीक है, तो सबसे पहले है बेस लेयर या आधार लेयर। अब आधार लेयर में जो एनबीएफसी होंगी, ये वह एनबीएफसी होंगी जिन पे आरबीआई की तरफ से ज्यादा कठोर नियम नहीं लगाए जाएंगे। तो इस लेयर में जो एनबीएफसी होंगी, इस वर्ग में जो एनबीएफसी होंगी, उनको आरबीआई बहुत ज्यादा स्वतंत्रता देगा, उन पे कठोर नियम नहीं लागू करेगा, क्योंकि उनसे जोखिम भी ज्यादा नहीं है पूरी वित्त व्यवस्था को, है ना। तो कठोर नियम इन पे लागू नहीं होंगे, इन्हें स्वतंत्रता पूरी होगी। और इसमें आरबीआई का उद्देश्य भी यह है कि जो छोटी एनबीएफसीज हैं उन्हें बड़ा होने का एक वो मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, अवसर मिले उन्हें। तो इसीलिए इन पे कठोर नियम नहीं रखेंगे, छोटी एनबीएफसीज को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी कि वह बढ़ सके। तो बेस लेयर की एनबीएफसीज को इनको इस चिन्ह से चिन्हित किया जाता है, एनबीएफसी बीएल। इन पे कम से कम विनियामक हस्तक्षेप की मंजूरी प्रदान की है, कम से कम आरबीआई का हस्तक्षेप होगा, कम से कम कठोर नियम होंगे। ठीक है, फिर दूसरी आ जाती है आपकी मध्यम लेयर या मध्यम वर्ग। तो ये जो मध्यम वर्ग में, मध्यम लेयर में जो एनबीएफसी होंगे, इन पे बेस लेयर या आधार लेयर से थोड़े ज्यादा नियम होंगे। मिडिल लेयर में एनबीएफसी को एनबीएफसी मिडिल लेयर कहा जाएगा। बेस लेयर की तुलना में इस लेयर में के लिए नियामक व्यवस्था सख्त होगी, थोड़ी कठोर होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए कठोर रखने का एक कारण है,
कारण ये है कि एक एनबीएफसी अगर डूबती है तो सिर्फ वही नहीं डूबती, अपने साथ साथ औरों को भी ले डूबती है। ये हमने आइलैंड एफएस के उदाहरण में देखा है ना। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसीलिए एनबीएफसी को डूबने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बाकियों को भी ले डूबते हैं। इसे हम कहते हैं व्यवस्थित जोखिम फैलना, सिस्टेमिक रिस्क स्पिलओवर। एक में अगर समस्या आती है तो वह समस्या बाकियों में फैल जाती है, ठीक है, पूरे सिस्टम में फैल जाती है। तो व्यवस्थित जोखिम फैलना, सिस्टेमिक रिस्क स्पिलओवर, इसको कम करने के लिए जो मिडिल लेयर में, मध्यम वर्ग में जो एनबीएफसी होंगी उन पे थोड़े ज्यादा नियम कठोर होंगे, थोड़े ज्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है अपर लेयर, उच्च वर्ग। इनमें जो एनबीएफसी होंगे उन पे और ज्यादा कठोर नियम होंगे, ठीक है, और ज्यादा। अभी तक ये जो उच्च वर्ग है इसमें क्या क्या नियम होंगे एनबीएफसी पे वो निर्धारित नहीं किया है आरबीआई ने, आरबीआई उस पे लगा हुआ है अभी। पर जो भी एनबीएफसी इसमें होंगे उन पे सबसे ज्यादा कठोर नियम लगाए जाएंगे, सबसे ज्यादा, ठीक है। वैसे तो यह माना जाता है कि जो कठोरता नियमों की बैंकों के ऊपर है, एनबीएफसी पे नहीं है। पर जो उच्च वर्ग में या अपर लेयर में एनबीएफसी होंगे उनमें जितना बैंकों पे कठोर नियम लागू किए जाते हैं उतने ही कठोर नियम इन पे लागू किए जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें हम एनबीएफसी यूएल चिन्ह से चिन्हित करते हैं, ठीक है। और आखिरी लेयर होगी, आखिरी वर्ग होगा सर्वोच्च, या हम कह देंगे उच्चतम लेयर या वर्ग। देखिए अभी के लिए ये जो लेयर है ये खाली है, इसमें कोई भी एनबीएफसी नहीं है। और आरबीआई की ये आशंका है या आरबीआई की आशा ये है कि ये लेयर जो है ये सदा खाली ही रहे, सदा ही खाली रहेगी। पर जब भी कोई व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी, जिसका बहुत ज्यादा व्यवस्थित रूप से जोखिम के फैलने की आशंका बहुत ज्यादा है, यदि उस पर संकट बहुत गहरा छा जाता है तो उसको फटाफट से इसमें डाल देंगे। और इस पे तो कठोरता की कोई सीमा ही नहीं है, और ज्यादा कड़वी दबा देंगे ताकि वह ठीक हो जाए। जैसी वह ठीक हो जाएगा उसको इस उच्चतम वर्ग या टॉप लेयर से निकाल देंगे। पर आरबीआई की आशा है कि यह लेयर खाली ही रहेगी, ठीक है। परंतु जब समय की मांग होगी तो किसी एक विशिष्ट एनबीएफसी को इसमें डाल दिया जाएगा। तब तक डाला जाएगा जब तक उससे संकट के बादल छंट नहीं जाते, उसके बाद वापस आ जाएगा। ज्यादातर इस लेयर में जाएंगे उच्च वर्ग के ही एनबीएफसी, क्योंकि यही ज्यादा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण है। पर यह जो पूरा ढांचा आरबीआई ने तैयार किया है वह किस लिए तैयार किया है? दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो आइलैंड एफएस जैसा संकट दोबारा ना उत्पन्न हो, ठीक है, उद्देश्य नंबर एक। उद्देश्य नंबर दो कि कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जिन्हें बढ़ने का, उनकी आर्थिक वृद्धि का उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो उन पे जब आप कठोर नियम लागू करोगे तो वह बढ़ नहीं पाएंगे। तो उन एनबीएफसीज जिनका ज्यादा जोखिम नहीं है या जिनका व्यवस्थित रूप से ज्यादा जोखिम नहीं है पूरी वित्तीय प्रणाली पे, उनको आप आधार वर्ग में या बेस लेयर में डाल दोगे। उनको पूरा स्वतंत्रता दोगे कि जो उन्होंने करना है करें, बढ़ें, आगे बढ़ें, वृद्धि हो, बढ़िया है। पर जो महत्वपूर्ण है व्यवस्थित रूप से उन्हें उच्च लेयर्स में या उच्च वर्गों में डाला जाएगा, मध्यम या उच्च वर्गों में, ठीक है। बस यहां एनबीएफसी हमारा समाप्त होता है। पर कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं, आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब यह जो महत्वपूर्ण अवधारणा है ये ज्यादातर हम कर चुके हैं, जैसे आस्ति देयता असंतुलन में आपको करा चुका हूं कि जब भी किसी वित्तीय संस्थान के पास दीर्घकालिक आस्तियां और अल्पकालिक देयताएं होती हैं तो उस संस्था की को आस्ति देयता संतुलन से पीड़ित बताया जाता है। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। परंतु रोल ओवर सुविधा के कारण फिर भी यहां से बचे रहते हो, पर फिर भी जोखिम तो है। खैर, इसे आस्ति देयता असंतुलन कहते हैं। फिर मैंने आपको रोल ओवर जोखिम के बारे में भी बताया, है ना। तो रोल ओवर जोखिम से भी आप भली भांति परिचित हो। फिर मैंने आपको संक्रमण का जोखिम बताया। अब संक्रमण का इसे जोखिम कहते हैं या अंतर संयोजनात्मकता का जोखिम कहते हैं, क्योंकि जितनी एनबीएफसीज आपस में कनेक्टेड होंगी उतना ही ज्यादा जोखिम बढ़ता जाएगा पूरी वित्तीय व्यवस्था पे,
ठीक है, तो इसे ही हम संक्रमण जोखिम कहते हैं, इसे ही अंतर संयोजनात्मकता का जोखिम कहते हैं। ठीक है, अंतर संयोजनात्मक मतलब अंग्रेजी में इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस रिस्क कहेंगे, क्योंकि जो एनबीएफसी क्षेत्र में बहुत सारी एनबीएफसीज हैं वो अंतर संयोजनात्मक है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जितना ज्यादा आपस में जुड़ी होंगी उतना ही ज्यादा जोखिम पूरे वित्तीय क्षेत्र पे आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो हम कर चुके हैं, परंतु आज के लेक्चर में मैं आपको एक और अवधारणा बताऊंगा जो हमने अभी तक नहीं की है और मुझे आपको करा देनी चाहिए थी बैंकिंग क्षेत्र के भाग 1 या भाग 2 में, परंतु मैंने तब वो नहीं कराई थी क्योंकि तब आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता, परंतु अब आपके लिए आसान है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये होते हैं ऋण हानि प्रावधान। अब ऋण हानि प्रावधान क्या है, बड़े ही सरल से उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं कि बैंकों के पास ऋण हानि प्रावधान होते हैं। अब ये प्रावधान है क्या, देख लीजिए, देखिए मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, इसने किसी उद्योगपति को 100 रुपए का ऋण दिया। ठीक है, अब आप जानते हो कि बैंक अपने ऋणों के जोखिम का भी आकलन करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जोखिम भारित आस्तियां, है ना, 20%, 50%, 60%, है ना, वो अपने जोखिम का भी, जो भी उन्होंने ऋण किसी को दिया उसके जोखिम का आकलन वह करते हैं। तो बैंक ना जोखिम अनुसार ऋण दे देते हैं, जोखिम अनुसार उससे ब्याज दर भी वसूलते हैं। परंतु यदि इस ऋण में जोखिम है, इस बैंक की आस्ति में जोखिम है, तो अपने जोखिम को कम करने के लिए बैंक एक और चीज करते हैं। बैंक पता क्या करते हैं, देखिए बैंकों को लगता है कि इसको हमने अगर पैसा दे दिया तो थोड़ा जोखिम है। ठीक है, मान लीजिए वह जोखिम सत्य साबित होता है, सत्य सिद्ध होता है और यह इंसान एनपीए बन जाता है, ये 100 रुपए जो इसको दिए थे ये वापस नहीं करता, तो बैंक पता क्या करेंगे, पहले से ही 40 रुपए शेष साइड पे रखेंगे। जो भी बैंक को पिछले वर्षों में लाभ हुआ है, जो भी उनके पास पैसा आया है, लाभ हुआ है उनको, उसमें से 40 रुपए शेष वह इस 100 रुपए के ऋण के साइड पे रख देंगे। इसको 100 रुपए का ऋण दिया हुआ है, ठीक है, जब तक ये ऋण वापस नहीं आता ये 40 रुपए साइड पे ही पड़े रहेंगे। जैसे ही ये 100 रुपए का ऋण पूर्णतः वापस आ जाता है तो ये 100 रुपए खुल जाएंगे, बैंक वापस ले जाएगा। पर जब तक ये 100 रुपए यहां अटके हुए हैं 40 रुपए साइड पे पड़े होंगे। और बैंक ये 40 रुपए साइड पे क्यों रखता है, कि ताकि कल को यह पैसा नहीं लौटाता, ये 100 रुपए मेरे पास वापस नहीं आते, तो कम से कम मेरे पास 40 रुपए तो होने चाहिए अपने हानि को कम करने के लिए, अपने नुकसान को कम करने के लिए, है ना। बैंक ऐसा कर सकते हैं कि देखो वैसे तो मैंने 100 रुपए का ऋण दिया है इस आशा से कि पूरा का पूरा पैसा वापस आएगा, पर यदि पैसा नहीं वापस आता, मुझे नुकसान हो जाता है, तो मैंने 40 रुपए शेष साइड पे रखे हुए हैं ताकि मेरी किसी हद तक नुकसान की भरपाई हो सके, है ना। अब ये जो 40 रुपए शेष बैंक ने ऋण के साथ रखे हैं उसे हम कहते हैं ऋण हानि प्रावधान। ठीक है, ऋण हानि प्रावधान। अब देखिए ऋण हानि प्रावधान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको शायद बताया था सकल एनपीए क्या होता है और मैंने आपको बताया था शुद्ध एनपीए क्या होता है ना, निवल या शुद्ध एनपीए। याद है आपको, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो दोबारा देखो, परंतु संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं कि सकल एनपीए होगा ये 100 रुपए। अब इसमें से ए ने शायद कुछ राशि वापस कर दी थी, तो शुद्ध एनपीए होगा जितनी बची राशि रह गई है, बकाया राशि जितनी रह गई है वह शुद्ध एनपीए, पूरा का पूरा 100 रुपए सकल एनपीए। और मैंने आपको बताया था कि सकल एनपीए में से यदि आप कुछ चीजें घटा दो तभी आपको शुद्ध एनपीए मिलता है। मैंने आपको शायद सस्पेंस अकाउंट बताया था, सस्पेंस खाता बताया था, इसमें वो पैसा होगा जो ब्याज के रूप में ए अभी तक दे चुका है। ठीक है, मैंने अन्य सस्पेंस खाता बताया था जिसमें जितना पैसा ए दे चुका है ब्याज के अलावा बैंक को वापस वो आएगा। मैंने
DICGC का बीमा, क्योंकि DICGC सिर्फ जमाकर्ताओं की जमा का बीमा नहीं करता है, DICGC बैंकों ने जो ऋण दिया हुआ है उसका भी बीमा करता है। तो यदि ये ऋण NPA हो जाएगा तो बीमा की राशि वापस मिलेगी, है ना। तो DICGC द्वारा किया गया बीमा भी आपको वापस मिलेगा, इसको भी आप घटाओगे, है ना। और तीसरी चीज जो मैंने शायद आपको नहीं बताई थी वो यह थी कि बैंकों द्वारा ऋण हानि के जो प्रावधान रखे हैं वह भी आप घटाओगे, क्योंकि शुद्ध NPA आपको बताता है कि बैंकों को असल रूप से क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यदि बैंक ने 100 रुपए का ऋण दिया जिसमें से A 10 रुपए वापस कर चुका है, ठीक है, और वह 10 रुपए पड़े हैं सस्पेंस अकाउंट में, तो सकल NPA कितना होगा? सकल NPA तो 100 रुपए होगा, पर असल रूप से बैंक को कितना नुकसान हो रहा है? 100 में से 10 घटाइए, 90 रुपए। अच्छा, DICGC की तरफ से बैंक को 20 रुपए मिलेंगे बीमा के रूप में, तो 20 रुपए घटाइए, 70 रुपए। और 40 रुपए जो प्रावधान बैंक ने साइड पे रखा हुआ था वह भी तो मिल जाएगा, वो रखा ही इसलिए था ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके, तो वो भी आप हटा देंगे। अब रह गए शेष 30 रुपए, है ना। 70 में से 40 हटाइए, 30 रुपए। तो सकल NPA इस उदाहरण में होगा 100 रुपए का, परंतु शुद्ध NPA होगा 30 रुपए का। सकल NPA में से जब आप सस्पेंस खाता में जितनी राशि है वह घटाते हो, DICGC की बीमा से जितनी राशि आएगी वह घटाते हो, बैंकों के पास ऋण हानि जितने भी प्रावधान पड़े हैं वह घटाते हो, तो आपको शुद्ध NPA मिलता है। और मुझे आशा है कि अब आप इस प्रावधान से भी परिचित हो गए हैं। यदि कोई डाउट है, संशय है, तो जरूर पूछिएगा। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का सदुपयोग कीजिए। बताइए मुझे, क्या आपको समझ आया है, क्या आपको अच्छा लगा है, और क्या आपको अच्छा नहीं लगा है और समझ नहीं आया है। ठीक है, और इस बात के साथ मैं आज का लेक्चर करता हूं समाप्त। मुझे आशा है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपकी अर्थशास्त्र में अब धीरे धीरे रुचि आ रही होगी, आपको मजा आ रहा होगा, और आपका हमारे देश को देखने का नजरिया भी धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा होगा, क्योंकि अब आप अर्थशास्त्र को समझ पा रहे हैं। जब भी आपको अर्थशास्त्र का बोध होता है ना, तो आप ना अपने देश की सारी गतिविधियों को एक नई दृष्टि से देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपकी दृष्टि में हल्का हल्का परिवर्तन आ रहा है, आपको अर्थशास्त्र में रुचि होती जा रही है, और जो मैं करा रहा हूं वो आपको समझ जरूर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण होना, है ना। तो वो उद्देश्य तो हमारा पूरा हो ही रहा है। बाकी ये अन्य उद्देश्य जो थे मेरे पढ़ाने के वह भी पूरे हो रहे हैं, मुझे आशा है। चलिए लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।